Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जैसे कि आप जानते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय प्लैंक लेंथ और इसकी वैल्यू कितनी होती है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लैंक टाइम, मैंने उसको डिफाइन किया था, वैल्यू निकाल के बताई थी आपको। आज हम करेंगे प्लैंक लेंथ। जैसे कि आप जानते हैं कि CGS सिस्टम होता है, MKS और SI होता है या FPS सिस्टम होता है, तो आजकल हम यूज़ करते हैं SI। SI इज़ नथिंग बट रैशनलाइज्ड MKS, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट मास लेंथ और टाइम के MKS में वही SI में है। फ़र्क ये है कि SI में देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और MKS में देर आर 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नेमली मास लेंथ एंड टाइम। और जब बेटा जी हमने बात करनी हो सिर्फ मैकेनिक्स की, तो फिर मास लेंथ और टाइम को अगर हम फंडामेंटल ले लें तो बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज मैकेनिक्स में आती हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और उन क्वांटिटीज को जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके जो यूनिट हैं उनको हम इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट से डिराइव कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिर डिराइव्ड यूनिट्स। ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब जब हम हीट की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म वगैरह की बात करते हैं, तो उसमें यह देखा गया कि मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लेके हम सभी जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एटसेट्रा कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो इसलिए फिर 3 की बजाय 7 फंडामेंटल बना ली हमने। लेकिन ये जो हम प्लैंक टाइम की मैंने कल बात करी थी, आज प्लैंक लेंथ की कर रहा हूं, इसके बारे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अच्छी तरह। आज फिर मैं थोड़ा सा बताता हूं कि इन द ईयर 1899 मैक्स प्लैंक ने यह कहा कि देर आर 4 फंडामेंटल कांस्टेंट्स, नेमली G, H, C and KB, small kb. This is called universal gravitational constant. H को पहले हम बोलते थे यूनिट ऑफ एक्शन, फिर प्लैंक कांस्टेंट, अब इसको हम क्वांटम कांस्टेंट भी कह देते हैं, और अगर हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें तो उसको हम डिनोट करते हैं बाई H क्रॉस, और इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। और दिस स्मॉल c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी कांस्टेंट। और ये जो है दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन। तो 1899 में मैक्स प्लैंक ने मास लेंथ और टाइम, मास लेंथ टाइम, ही एक्सप्रेस्ड दीज 3 fundamental physical quantities in terms of these fundamental units। और जब उसने टाइम को एक्सप्रेस किया तो उसको बोला उसने प्लैंक टाइम, और लेंथ को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल कांस्टेंट्स तो उसको उसने बोला प्लैंक लेंथ, और जब मास को एक्सप्रेस किया तो उसने उसको बोला प्लैंक मास। इसके अलावा प्लैंक एनर्जी भी होती है, प्लैंक टेम्परेचर भी होती है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि what was the purpose of giving these units by Max Planck, the answer to that question is that in order to simplify some of the equations or expressions in theoretical physics, or you can say in quantum physics or quantum mechanics, these units were very very useful. इसलिए he gave a system of new units जिनको हम बोलते हैं प्लैंक यूनिट्स, या इनको बोलते हैं नेचुरल यूनिट्स। नेचुरल यूनिट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया? G,
एच, सी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इन कांस्टेंट्स में हमारा कोई रोल नहीं है, किसी साइंटिस्ट का इनको बनाने में कोई रोल नहीं है। इनकी वैल्यू जो हैं दे आर फिक्स्ड और कांस्टेंट बाय नेचर। इसलिए जो मैक्स प्लैंक के यूनिट हैं, जिनको प्लैंक यूनिट्स कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल यूनिट्स और दे आर आल्सो कॉल्ड गॉड्स यूनिट्स, गॉड्स यूनिट्स। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्लैंक टाइम और उसकी वैल्यू निकाली थी। अब हम करेंगे प्लैंक लेंथ। और एक बेटा ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसा किया करो, कॉपी पेंसिल निकाल के साथ साथ लिखते जाया करो, क्योंकि फिक्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको लिखते जाओ, रिवाइज करो, और हो सके तो जब रिवाइज करो तो साथ साथ बोलते भी जाओ, फिर आपको चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैंक यूनिट्स, तो आपने क्या जवाब देना है? राइट डाउन, लिखते जाना है साथ आपने। प्लैंक यूनिट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर few moments of its creation or of its formation। यानी कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन के इमीडिएटली आफ्टर कैसी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, क्या प्रॉपर्टीज थी वेरियस क्वांटिटीज की उस वक्त। ये जो यूनिट्स हैं दे आर दी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कंडीशन। सो आई रिपीट, these units are characteristic of the properties of the universe after the first few moments of its formation, or you can say first few moments of the after the first few moments of the origin of the universe। और origin के कैसे हुआ था उसके लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में कि बहुत सी थ्योरीज हैं, उनमें से ये जो थ्योरी है इसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग होने के इमीडिएटली आफ्टर थोड़े से टाइम के लिए क्या प्रॉपर्टीज थी यूनिवर्स की उस वक्त, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। सो दीज आर दोज यूनिट्स। नाउ आई कम टू प्लैंक लेंथ। तो पहली चीज तो बेटा याद रखना आपने, प्लैंक लेंथ इज वन ऑफ द बेसिक और बेस और फंडामेंटल यूनिट in the system of units given by Max Planck in the year 1899, which are called Planck units। So जैसे Planck mass, it is one of the basic units or base units or fundamental units। Planck time is also one of the basic or fundamental or base units। इस तरह Planck length जो है this is also one of the basic or the fundamental unit of length in Planck units। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। डेफिनेशन, Planck length is defined as the distance, Planck length is defined as the distance traveled by light or photon, because light consists of photons, light or photon in perfect vacuum, in perfect vacuum in 1 unit of Planck time, in 1 unit of Planck time। 1 unit of Planck time को आप लिख सकते हैं in 1 Planck time। You can also write in 1 Planck time, which of course is denoted by TP। It is denoted by TP and this length is denoted by LP। और एक चीज और याद रखना, ये लिख लो ये भी, कि Planck length is also called the reduced Compton wavelength, reduced
Compton wavelength, Compton is the name of the scientist. Compton wavelength of a particle whose mass is equal to the Planck mass, So you can also define the Planck length as the reduced Compton wavelength of a particle whose mass is equal to the Planck mass. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लैंक मास, इसकी जो वैल्यू है वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है, लेकिन यहाँ पे आप इतना याद रखना है, इट इज़ डिनोटेड बाई एलपी प्लैंक लेंथ. सो दैट मीन्स अब डिस्टेंस क्या होता है बेटा जी, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और प्लैंक लेंथ कौन सा डिस्टेंस है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस, जो कि लाइट ट्रेवल करेगी परफेक्ट वैक्यूम में. परफेक्ट वैक्यूम मीन्स जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ले सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लेना है, 1 प्लैंक टाइम लेना है, टीपी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कल निकाल के दिखाई थी, अभी मैं पुट करूंगा वैल्यू. सो दैट मीन्स एलपी इक्वल टू, आपको पता है डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी यहां पे आ गई c और टाइम हो गया टीपी. एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन परफेक्ट वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू द वैल्यू ऑफ प्लैंक टाइम इज 5.3139 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ इसके मीटर पर सेकेंड, सो मैनी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ इनटू आप लिख सकते हैं 5.39 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड. अब ये सेकेंड माइनस सेकेंड पावर कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद सो मैनी मीटर. और अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.61 into 10⁻⁻35 meter. So that is the value of Planck length. Please remember this value, 1.61, very very small value. और अगर आपसे को पूछ ले कि क्या इससे कम लेंथ हो सकती है, तो आपका जवाब है no. We cannot even think of a length smaller than this length. So there can be no length. This is the smallest unit of measurement of length, and there is no length which is less than this value. That is not even theoretically possible. So ये चीज़ आपने याद रखनी है. और एक चीज़ बेटा ये और याद रखो कि ये जो प्लैंक लेंथ है, it is about 10⁻⁻20 times the radius or diameter of a proton. LP is about 10 पर माइनस, ये जो वैल्यू है इट इज अबाउट 10 पर, यानी कि अगर प्रोटॉन के डायमीटर को आप 10 पर -20 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट दिस वैल्यू, डायमीटर ऑफ ए प्रोटॉन. सो दैट मीन्स दिस लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल. अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे in terms of G, H and C. So dimensional formula of Planck length, LP. Of course in terms of the फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स G, H and C. तो मैं कहूँगा लेट LP इक्वल टू, डायमेंशनल फार्मूला मीन्स जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स आए, और फंडामेंटल क्या लिया, G⁻⁴ x, और यहाँ पे H ले सकते हैं या हम H क्रॉस ले सकते हैं. वेयर व्हाट इज H क्रॉस, H/2π, और इसको क्या पढ़ते क्या है, H क्रॉस बोलना क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, H⁻⁴y और C⁻�z. और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक्स वाई जेड क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं ए बी सी लूँगा तो यहाँ C⁻c वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है हमें, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया. सो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ लेट अस पुट द डायमेंशंस ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज. सो लेफ्ट साइड पे लेंथ है तो दैट इज m0 L1 T0, राइट साइड पे G m-1 L3 T-2,
रेज टू द पावर एक्स, एच क्रॉस एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एच वाली ले सकते हैं, m1 L2 t-1, ये सब हमने निकाली हुई हैं, आपने देखना, पढ़ना, वीडियो देखना। y पावर आ गई और c इज वेलोसिटी L1 t-1 रेज टू द पावर z। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड, और यू कैन से दैट, और यहां पे आ जाएगा आपका m0 L1 t0, और राइट साइड पे आएगा m रेज टू द पावर, m रेज टू द पावर, यहां से आएगा माइनस एक्स, यहां से आ जाएगा y, तो माइनस एक्स प्लस वाई, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। l रेज टू द पावर, यहां से आएगा 3x, यहां से आ जाएगा प्लस 2y, और यहां से आ जाएगा प्लस z, देन t रेज टू द पावर, यहां से आ जाएगा माइनस 2x, और यहां से आ जाएगा माइनस y, और यहां से आ जाएगा माइनस z। यू कैन सी माइनस 2x माइनस y माइनस z। नाउ जैसे कि आपको मैंने बताया कि इन डायमेंशंस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, and we are going to make use of the principle of homogeneity of dimensions। ये आपको पता है क्या होता है प्रिंसिपल? मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशन तब ठीक होता है अगर वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है, यानी कि दोनों तरफ हर टर्म की डायमेंशन सेम हो, और डायमेंशंस का मतलब होता है पावर्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ml और t। अगर डायमेंशन सेम होनी है तो इसका मतलब दोनों तरफ m की पावर जो है पावर्स वो इक्वल होनी चाहिए, लेंथ की पावर्स इक्वल होनी चाहिए टाइम की, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस द पावर्स ऑफ m, l and t on the two sides must be equal। so equating the powers of m, l and t we get minus x plus y equal to 0। let us call this as equation number 2। then 3x प्लस 2y l रेज टू द पावर प्लस z, और इस तरफ देखो l की पावर कितनी है 1, तो लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। और तीसरी इक्वेशन जो मैं बनाऊंगा वो इक्वेशन है t रेज टू द पावर, वहां पे है माइनस 2x माइनस y माइनस z, और इस तरफ है 0, सो दिस इज इक्वल टू 0, वी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4। नाउ we have to simultaneously solve these equations and get the values of x, y and z। so for that let us add this equation and this equation। तो उससे क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x और z में रिलेशन आ जाएगा। और या हम ऐसा कर सकते हैं, इन दो को जैसे मर्जी कर सकते हैं, इन दो को ऐड कर दो, ऐड करेंगे z से z खत्म हो जाएगा, वी विल गेट रिलेशन बिटवीन x एंड y, और एक x y में यहाँ पे है, दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की निकाल लेंगे, और फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, इनको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, एडिंग 3 एंड 4 वी गेट, देखिए ऐड किया 3x माइनस 2x, x बचा, 2y माइनस y, y बचा, ये प्लस z ये माइनस z गए, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 5। अब ऐड करो 2 और 5 को, x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। सो एडिंग 2 एंड 5, एडिंग 2 एंड 5 कॉमा वी गेट, ऐड किया, x से x गया, तो ये हमारे पास आ गया 2y इक्वल टू, राइट साइड पे देखिए आप, ये 1 है और इसकी है 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, एंड देयरफॉर y इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू y, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू y, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2। और अब ये वैल्यूज x और y की पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर, यू कैन पुट आइदर इन 3 और 4, तो ये थोड़ी आसान है, इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा है और इसमें थोड़े कम है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, जैसे मर्जी कर लो। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4 वी गेट -2 इंटू व्हाट इज x, 1/2
minus y, and y is also 1 by 2, minus z equal to 0. Or you can say this 2 goes with 2, minus 1 by 2, और ये नेगेटिव z उस तरफ आ जाएगा प्लस z. तो minus 1 by 2 is minus 3 by 2. So therefore you can say that z equal to minus 3 by 2. So x आ गया, y आ गया, z आ गया. Let us put these values of x, y and z in equation 1. And what was equation 1? Equation 1 was LP equal to g raised to the power x, and x is 1 by 2. h cross raised to the power y, and y is 1 by 2. Or c raised to the power z, that is minus 3 by 2. अब देखिए ये c की पावर नेगेटिव है, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू जी एच ओवर सी क्यूब. और क्योंकि देखिए ये पावर 1 by 2 मीन्स अंडर रूट, पावर 1 by 2 मीन्स अंडर रूट, और यहाँ पे मैंने -3 लिख लिया, नीचे आनी है 3 by 2, तो वो जो 1 by 2 है, तो इस सारे को मैं आई कैन राइट इट एज अंडर रूट. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला. ये बन गया. दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ लेंथ, Planck's length in terms of these fundamental quantities are half in g, half in h cross, and minus 3 by 2 in c. और इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू जी एच ओवर सी क्यूब होल रेज टू द पावर 1 by 2 स्क्वायर रूट. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं. g is 6.67 into 10 raised to the power minus 11. h is 6.62, h cross 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by 2 pi. 2 into pi is 3.142 or 22 by 7. और c क्यूब नीचे आ गया 3 into 10 raised to the power 8 cube of this, and square root of whole of this quantity, so many meter. अगर आप बेटा इसको कैलकुलेट करो, so this will come out to be equal to about 1.61 into 10 raised to the power minus 35 मीटर. दैट मीन्स ये देखिए ये 5 से कम है. ये तो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने निकाल दिया, आपको आगे भी कुछ आता है लेकिन ऐसे अप्रोक्सीमेट. लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो यू विल से दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर minus 35 मीटर. So that is the order of magnitude of Planck's length. And as you can see, this is very, very small length. So that is the value of Planck's length. So इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. लास्ट चीज याद रखना, Planck length may also be defined of the radius. Please note down, Planck length may also be defined as the radius of a hypothetical particle. Hypothetical means imaginary particle whose mass is equal to the Planck mass, whose mass is equal to the Planck mass. I repeat, it may also be defined as the radius of a hypothetical particle whose mass is equal to the Planck mass. यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पार्टिकल हो जिसका मास प्लैंक मास के बराबर हो, which of course is of the order of 2.18 into 10 power minus 8 किलोग्राम, उसके बराबर हो, तो उसके रेडियस को हम कह सकते हैं प्लैंक लेंथ. So I hope you must have enjoyed my lecture. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.